बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बीएससी का जो एडीएस है उसका जो मॉडर्न फिज़िक्स का जो कोर्स है उसको स्टार्ट करने लगे हम। बेसिकली जो मॉडर्न फ़िज़िक्स है उसको हम कहते हैं कि ये क्वांटम मैकेनिक्स है। जो ओल्ड फिज़िक्स है या जो पुरानी फ़िज़िक्स है उसको हम क्लासिकल फ़िज़िक्स बोलते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये कोर्स जो है मॉडर्न फ़िज़िक्स है। मॉडर्न के नाम से ही ज़ाहिर है कि ये मॉडर्न फिज़िक्स यानी कि ये क्वांटम फिज़िक्स है, जो न्यू फिज़िक्स है। और जो पुरानी फिज़िक्स या ओल्ड फिज़िक्स जिसको हम क्लासिकल फिज़िक्स बोलते हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा कि किस तरह जो हमारी क्वांटम मैकेनिक्स थी इसका वजूद क्या वजूहत थी कि जिसकी वजह से हम क्वांटम मैकेनिक्स को हम आज स्टडी कर रहे हैं। तो पहले हम देख लेते हैं क्लासिकल और क्वांटम के दरमियान डिफरेंस क्या है। जो क्लासिकल फ़िज़िक्स थी वो बेस करती थी न्यूटोनियन फ़िज़िक्स के ऊपर, यानी कि जो कानून जो न्यूटन के लॉज थे उनके ऊपर डिपेंडेंट थी। उसके बाद उसमें मैक्सवेलियन थ्योरी जो आई, मैक्सवेल इक्वेशंस आ गई, उसके ऊपर डिपेंडेंट थी। फिर उसके बाद थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फ़िज़िक्स, थर्मोडायनामिक्स आई, उसके अंदर उस पर ये बेस कर रही थी कि फिर कुछ ऐसे फिनोमेना आए सन 1887-88 में, यानी कि जो 19th सेंचुरी थी उसके एंड के ऊपर कुछ ऐसे फिनोमेना आए जो क्लासिकल थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो उसको एक्सप्लेनेशन के लिए ज़रूरत पड़ी, तो एक के बाद एक ऐसे फिनोमेना आते गए जो क्लासिकल फ़िज़िक्स जिनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उन फिनोमेनों को एक्सप्लेन करने के लिए हमने फिर क्वांटम फ़िज़िक्स वजूद में आई। तो जो क्वांटम फिज़िक्स का मुअज्जद कह लें आप, जो सबसे पहले जिसने क्वांटम फिज़िक्स के ऊपर काम शुरू किया वो मैक्स प्लैंक थे। इनके दरमियान जो डिफरेंस है वो ये है, जो हमारे क्लासिकल फ़िज़िक्स थी वो बेस कर रही थी माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो बेस कर रही है माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर। जो चीज़ें हम डेली रूटीन में हम देख सकते हैं, हम नहीं नेक्ड आई से देख सकते हैं, उनको हम एक कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं, वो क्लासिकल फ़िज़िक्स है। और जिन पार्टिकल्स को हम नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से, उनको हम फॉल करवाते हैं किसी दूसरी फिज़िक्स ब्रांच में, उसको हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ये माइक्रोस्कोपिक है, यानी कि माइक्रो लेवल की फ़िज़िक्स है, बड़ी चीज़ों की फ़िज़िक्स आम ज़ुबान में। जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो फ़िज़िक्स है स्मॉल लेवल की, माइक्रो लेवल की। इसका मतलब है कि ये छोटे पार्टिकल्स की फ़िज़िक्स है। क्लासिकल फ़िज़िक्स में हमारे पास न्यूटन लॉज, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूटन लॉज आ जाते हैं। उसके बाद जितनी भी जो थर्मोडायनेमिक्स कह लें, उसके साथ साथ हमारे पास मैक्सवेलियन थ्योरी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ये सारी की सारी जो है ये क्लासिकल फ़िज़िक्स के अंदर है। और जो कुछ फिनोमेना आए जो 1887 के अंदर हर्ट्ज़ ने एक्सपेरिमेंट किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो कुछ फिनोमेना ऐसे थे जो क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें ज़रूरत पड़ी क्वांटम मैकेनिक्स की। जब क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर उनका हल देखा गया, उनको सर्च किया गया, तो वो रिजल्ट्स और उनकी थ्योरी सेम आती गई एज़ कम्पेयर टू क्लासिकल के। इसलिए हमने कुछ उन फिनोमेनाज के अलावा और भी फिनोमेना बाद में अक्कर हो रहे हैं, हमने फिर क्लासिकल को ड्रॉप कर दिया और फिर हमने उसको उसकी जगह पे क्वांटम को ले लिया। वो फिनोमेना कौन कौन से थे? जो सबसे पहला फिनोमेना था वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का था। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का फिनोमेना था जो क्लासिकल को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। क्लासिकल के अलावा जो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरे नंबर पर जो फिनोमेना था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना था, साथ कॉम्पटन इफेक्ट, जो कि क्लासिकल थ्योरी के पास उसका कोई जवाब आंसर नहीं था, उसके पास कोई सोल्यूशन नहीं था। फिर कॉम्पटन इफेक्ट के बाद जो फिनोमेना था वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा के बारे में था, जिसको हमारी जो क्लासिकल फिज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। उसके बाद जो फिनोमेना था वो एटॉमिक स्टेबिलिटी के बारे में फिनोमेना था, जो कि क्लासिकल थ्योरी जो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है जो क्लासिकल फ़िज़िक्स और क्वांटम फ़िज़िक्स, इनके दरमियान जो हमारा डिफरेंस आ रहा है वो दो बेसिस हैं, उसकी दो बुनियादें हैं। एक बुनियाद ये है कि रिलेटिविस्टिक डोमेन है, और दूसरी हमारे पास जो डोमेन है वो माइक्रो लेवल डोमेन है, माइक्रोस्कोपिक डोमेन है। रिलेटिविस्टिक डोमेन क्या है? रिलेटिविस्टिक डोमेन हम कहते हैं जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो यही थी कि जब भी कोई भी बॉडी, कोई पार्टिकल जब मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट या अप्रॉक्सीमेटली स्पीड ऑफ लाइट से,
तो वहाँ भी क्लासिकल फ़िज़िक्स फ़ेल हो गई थी। तो इस फिनोमेना को हल करने के लिए फिर आइंस्टाइन ने हमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स सबसे पहले जो फ़ेल हुई रिलेटिविस्टिक फिनोमेना में फ़ेल हो, जब भी कोई बॉडी जब मूव करता है विद द स्पीड ऑफ लाइट या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट से, तो वहाँ पे क्लासिकल के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं है। तो वहाँ पे फिर हमें क्वांटम की ज़रूरत पड़ती है। और दूसरी जो फिनोमेना था, जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन्स थी, कि जो एटॉमिक लेवल के ऊपर हमने एटम्स को देखा, इलेक्ट्रॉन्स को, प्रोटॉन्स को, उसके बाद फिर क्वार्क्स को देखा, उनको सॉल्व क्लासिकल थ्योरी नहीं सॉल्व कर पाई। तो यही कुछ वजह थी, कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से हमने क्लासिकल से फिर हम शिफ्ट हुए क्वांटम की जानिब। लेकिन क्वांटम आज भी वैसे की वैसी ही एप्लीकेबल है और 100% हमें रिज़ल्ट एक्यूरेट देती है अगर हम माइक्रो लेवल की बात करें। और माइक्रो लेवल की बात करें तो क्वांटम के अलावा हमें कोई भी क्लासिकल फ़िज़िक्स ले ले हमें आंसर या हमारे जो सॉल्यूशन हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती। तो हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारा फिनोमेना था वो ब्लैक बॉडी का फिनोमेना था, जिसको क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फिर हमने 1900 के अंदर मैक्स प्लांक्स जो था, जिसने बेस बनाई क्वांटम की, सबसे पहले डिस्कवर किया क्वांटम फिनोमेना को, क्वांटम फिज़िक्स को, वो हमारे पास मैक्स प्लांक्स था 1900 के अंदर। जो ब्लैक बॉडी फिनोमेना वो ये था कि जब भी हम किसी बॉडी को अगर हम हीट अप करें तो वो बॉडी रेडिएशंस इमिट करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इमिट करती है। क्लासिकल थ्योरी ये कहती थी कि जब भी हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं, हीट अप करने की वजह से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो कंटिन्यूस होती हैं, कंटिन्यूस रेडिएशंस इमिट होती हैं। क्लासिकल ने यह कहा था जब भी हम किसी ब्लैक बॉडी को हीटअप करें, किसी बॉडी को हीटअप करें, हीटअप करने की वजह से उसमें जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो कंटिन्यूस रेडिएशंस इमिट होती हैं। लेकिन जब क्लासिकल इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई और उसको जो कर्व बनी थी, जो ग्राफ ड्रा किया था रेडिएट इंटेंसिटी का अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ, तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनी थी, इंक्रीजिंग लाइन जो कि इंक्रीज़ होती जा रही थी। लेकिन जब इसको क्लासिकल के एक्सप्लेन नहीं कर पाई तो फिर क्वांटम में इसका हल ढूंढा गया। तो मैक्स प्लांक्स ने इसका हल ये दिया कि जो ब्लैक बॉडी, जब भी हम किसी मटेरियल को, किसी ब्लैक बॉडी को हीटअप करते हैं तो हीटअप करने की वजह से उसकी जो रेडिएशंस इमिट होती हैं वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, वो क्या लें क्वांटम ऑफ एनर्जी हैं, वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इमिट होते हैं। वो स्मॉल पैकेट्स होते हैं जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जो इमिट होते हैं, और ये डिस्क्रीट मैनर्स में होती हैं, कंटिन्यूस मैनर में इमिट नहीं होती। इसने फिर हमें E=H फार्मूला दिया था, E=H(F) कह लें, या हम इसको कह सकते हैं E प्रोपोर्शनल टू F। यहाँ पे H हमारे पास प्लांक्स कांस्टेंट है। तो ये सबसे पहला बेस फार्मूला था क्वांटम मैकेनिक्स का जो प्लांक्स ने हमें दिया था। उसने इस फार्मूले के मुताबिक हमें क्या नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे रेडिएशंस की एनर्जी भी बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ेगी, यानी कि फ्रीक्वेंसी और एनर्जी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाएं तो ये कांस्टेंट आ जाता है एक, जो कि प्लांक्स कांस्टेंट है। तो इस तरह से ये मुअम्मा जो ब्लैक बॉडी का था वो इसने प्लांक्स ने सॉल्व किया कि जो रेडिएशंस इमिट हो रही हैं वो रेडिएशंस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी के फॉर्म में वो इमिट हो रही है। इसको हम क्वांटा बोलते हैं। और क्वांटम एक पैकेट को कहते हैं, जबकि क्वांटम ज़्यादा पैकेट्स ऑफ एनर्जीज़ को हम क्वांटम बोलते हैं। तो इस फॉर्म में वो एनर्जी रिलीज़ होती है। जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो कंटिन्यूस मैनर में नहीं है, वो डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस एमिशन नहीं हो रही। फिर उसके बाद सन 1905 में आइंस्टाइन ने एक फिनोमेना जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है, हर्ट्ज़ ने 1887 के अंदर इसको एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसने एक्सप्लेन ये किया कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट उसमें होता क्या है कि जब भी हम लाइट फॉल करवाते हैं किसी मेटल के ऊपर, तो उस मेटल पे जब लाइट फॉल करती है तो लाइट फॉल होने की वजह से वो मेटल में से जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट जनरेट होता है सर्किट के अंदर, जिसकी वजह से एक हमें करंट पैदा होता है। हर्ट्ज़ ने ये कहा था, जो क्लासिकल थ्योरी ने हमें ये बताया था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इमिट हो रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोसेस के अंदर, वो इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट है। कि इंटेंसिटी लाइट जितनी ज़्यादा हम जितनी शिद्दत की, जितनी इंटेंसिटी की हम लाइट फॉल करेंगे, उतनी ही शिद्दत से फोटो इलेक्ट्रॉन्स वो जनरेट होंगे। लेकिन
क्लासिकल थ्योरी में ये एक्सप्लेनेशन इसकी रॉन्ग प्रूव हुई। क्वांटम के अंदर आइंस्टाइन ने थ्योरी ये पेश की, आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट को उन्हीं रेडिएशंस का नाम दिया जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशंस में उसने टैली किया, उसको मिलाया। जो रिजल्ट्स ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के ऊपर अप्लाई हुए थे, प्लांक्स ने किए थे, वही रिजल्ट्स आइंस्टाइन ने अप्लाई किए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के ऊपर, होल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के ऊपर। तो आइंस्टाइन ने यह कहा था कि जो हमारे पास फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिपेंड करते हैं इंटेंसिटी के ऊपर, नहीं डिपेंड है बल्कि डिपेंडेंट है ऑन दी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे एक ख़ास वैल्यू के ऊपर वो रेडिएशंस इमिट करेगा या फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगी, और जो रेडिएशंस इमिट होंगी उनकी ख़ास एनर्जी होगी और उनकी एनर्जी भी क्वांटम कहलाएगी, क्वांटम पार्टिकल। और जो लाइट के फोटॉन्स को उसने नाम दिया, जो पार्टिकल्स निकलते हैं, जो लाइट के पार्टिकल्स हैं जो निकलते हैं उसको उसने फोटॉन का नाम दिया। और फोटॉन की एक डिस्क्रीट एनर्जी होती है, कंटिन्यूस एनर्जी नहीं है, डिस्क्रीट है, यानी कि क्वांटम ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या? फोटॉन। फोटॉन बेसिकली एक पैकेट ऑफ एनर्जी जिसके अंदर पैकेट एनर्जी है, जो एनर्जी कैरी करते हैं और जो स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक क्वांटम ऑफ एनर्जी की तरह का एक सॉल्यूशन दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, कि जो हमारे पास लाइट है, रोशनी है, वो भी बिहेव करती है एज वो भी बिहेव करती है क्वांटम ऑफ एनर्जी को, पैकेट ऑफ एनर्जी है। और उसने जो फार्मूला दिया था वो बनाया था E = NHF, वेयर N हमारे पास 1 2 3 सो ऑन, के जो एनर्जी है वो इंटीग्रल मल्टीपल है फ्रीक्वेंसी का, इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीग्रल इंटीजर है 1 2 3 सो ऑन। मतलब कि जो क्वांटाइज है, जो एनर्जी में मिलती है रोशनी से वो क्वांटाइज होती है। क्वांटाइज का मतलब क्या है? क्वांटाइज का मतलब है कि एक में जो एनर्जी मिलती है वो एक फ़िक्स लेवल की एनर्जी मिलती है, ये नहीं कि पॉइंट्स की फॉर्म में एनर्जी नहीं मिलती। जो फोटॉन हमें एक फोटॉन मिलेगा, 2 मिलेंगे, 3 मिलेंगे। यहाँ पे देखें आप n की वैल्यू मैंने 1 2 3 4 5 6 यानी क्वांटम में पुट किया, क्वांटाइज एनर्जी है मैं पुट किया, कोई फ्रैक्शन में मैंने इसको पुट नहीं किया। फ्रैक्शन का मतलब है वो नॉन क्वांटाइज, अनक्वांटाइज है, क्वांटाइज नहीं है। तो जो फोटॉन भी होगा वो डेफिनेटली क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, आधा फोटॉन नहीं होगा, या 3 इसे फोटॉन नहीं होगा, फोटॉन होगा या नहीं होगा, दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, प्लस है या नेगेटिव है, फोटॉन है या नहीं है। जिस तरह आम मिसाल हम दे सकते हैं कि अगर हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, अपनी घर की सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, या तो हम सीढ़ी चढ़ते हैं या तो बिल्कुल भी हम नहीं चढ़ते। कभी हमने नहीं कहा कि यार मैं आधी सीढ़ी चढ़ाऊँ या मैं 3 हिस्से सीढ़ी के चढ़ाऊँ, नहीं, हम हमेशा क्या चढ़ते हैं, 1 सीढ़ी चढ़ जाएंगे, 2 सीढ़ी चढ़ेंगे, 3 चढ़ जाएंगे, जितनी भी हैं चढ़ जाएंगे, लेकिन कभी भी हम फ्रैक्शन के अंदर आधी सीढ़ी हमने आधी होती ही नहीं। तो यही हाल है, क्वांटम का मतलब ही यही है कि फिक्स्ड डिस्क्रीट वैल्यूज़ हैं, फिक्स्ड वैल्यू फ्रैक्शन के अंदर वैल्यूज़ है नहीं है। फिर उसके बाद जो फिनोमेना हमारे पास आया वो नील्स बोर ने उसको एक्सप्लेन किया, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम का था। नील बोर ने हाइड्रोजन के एटॉमिक मॉडल को स्टडी किया। उसने ये कहा, उससे पहले जो थ्योरी थी रदरफोर्ड की थ्योरी थी, जिसको इसने रॉन्ग प्रूव किया कि ये थ्योरी जो उनसे वो ऐसी थ्योरी नहीं है। रदरफोर्ड की थ्योरी क्या थी? रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जब भी किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, रदरफोर्ड ने यह कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं किसी भी एटम के ऑर्बिट्स के अंदर, तो वो जब रिवॉल्व करते हुए जो अपनी एनर्जी का वो लॉस करेंगे, और लॉस करते करते वो एट लास्ट आके वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसको एक्सप्लेन किया फिर हमारा नील्स बोर ने 1913 के अंदर। उसने ये कहा कि जो एटम्स हैं, एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल है, और उनकी एनर्जी भी क्वांटाइज है। उन पे जो इलेक्ट्रॉन है उनकी भी एनर्जी क्वांटाइज है, फ्रैक्शन में नहीं, उनकी भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी रखते हैं वो। और कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ या ऑब्जॉर्ब उस वक्त करेगा जब वो ट्रांजिशन करेगा। ट्रांजिशन यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के अंदर या लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, या हायर एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में आएगा, तब वो एनर्जी उसकी रिलीज़ होगी।
अगर वो अपने ऑर्बिट में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी। तो इस मुअम्मे को भी हल किया नील्स बोर ने। उसके बाद 1923 में कॉम्पटन इफेक्ट आया। ये वो फिनोमेना है जो कि क्लासिकल मैकेनिक्स की फेलियर की बाइस बना और क्वांटम मैकेनिक्स की मौजूद का बाइस बना। तो फिर हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट आया। कॉम्पटन ने इसको डिस्कवर किया 1923 के अंदर। उसने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट में उसने ये कहा था कि जो जब एक्सरेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो सी हैं ये पार्टिकल्स के तौर पर बिहेव करती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये एज ए पार्टिकल इनकी करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसने एक एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया। इसने एक एक्सरे सोर्स लिया, एक्सरेज इमिट हुई और उसने फॉल करवाई इसको इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। जैसे ही वो एक्सरेज इमिट होके फॉल हुई हैं उस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए हैं, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में और जो एक्सरे का फोटोन है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर गए। इसका मतलब उसने ये साबित किया कि एक्सरेज के जो फोटोन है वो भी पार्टिकल के तौर पर बिहेव करते हैं, जिसकी वजह से एक्सरे उसने पार्टिकल ट्राई किया जो कि पार्टिकल नेचर शो कर रही है किसी भी एक्सरे रेडिएशन की। जो रेडिएशंस हैं वो पार्टिकल नेचर रखती हैं। उसके बाद एक 1927 के अंदर डेविस एंड जर्मर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने ये एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि जो मटेरियल है, जो मैटर है, वो पार्टिकल नेचर तो है लेकिन वो वेव नेचर भी है। वो उसकी वेव करेक्टरिस्टिक्स भी हैं, वो लहरें भी है, शुआएँ। पार्टिकल तो हम मानते हैं, ठीक है, वो पार्टिकल मैटर पार्टिकल, लेकिन वो एज बिहेव करता है एज अ वेव, उसकी वेव नेचर भी है। इसको डेविस एंड जर्मर ने प्रूव भी किया कि वाकई में ऐसे ही है कि जो मैटर है वो डुअल नेचर रखता है। और यहीं से एक कंसेप्ट निकला कि डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशंस भी डुअल नेचर रखती हैं और जो हमारे पास मैटर है वो भी डुअल नेचर रखता है। डुअल नेचर का मतलब क्या है कि मैटर कह लें या रेडिएशंस कह लें, दोनों बिहेव करती हैं एज अ पार्टिकल भी एंड एज अ वेव। ये पार्टिकल भी बिहेव करेंगी जब ये स्ट्राइक करेंगी किसी दूसरे पार्टिकल के साथ, जब कोलाइड करेंगी, और ये बिहेव करेंगे एज अ वेव व्हेन दे ट्रैवल। उसको जो पैटर्न मिला डेविस एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट को, जो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसको जो पैटर्न मिला वो इंटरफेरेंस का पैटर्न था। और हमें पता है इंटरफेरेंस हमेशा में तब मिलती है जब हमारे पास वेव नेचर को पार्टिकल हो, या हमें वेव नेचर का कोई हमारे पास फिनोमेना हो, तो वहाँ पे हमें इंटरफेरेंस का पैटर्न मिलता है। तो इनसे ये साबित हो गया कि वेव नेचर ऑफ पार्टिकल जो सी है वो डेविस एंड जर्मर ने प्रूव किया, और पार्टिकल नेचर कॉम्पटन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमारे पास पार्टिकल नेचर आ रही हैं। उसके बाद इसके पैरेलल हमारे पास दो और फार्मूलेशन चल रही थी, दो और फार्मूलाज चल रहे थे। एक तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिसने दिया था हाइजेनबर्ग की, जो कि 1925 के अंदर, और सेकंड वहाँ पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये दो फार्मूलेशन थी। जो हाइजेनबर्ग की फार्मूलेशन थी वो मैट्रिक्स फार्मूलेशन थी। उसने किसी भी पार्टिकल की एनर्जी, मोमेंटम और टाइम को फाइंड आउट किया, कैसे हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसने मैट्रिक्स की फॉर्म में उसको डिस्क्राइब किया। ये मज़ीद क्वांटम फिज़िक्स के अंदर एक्सप्लेनेशन, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जैसे जैसे हम आर्टिकल करेंगे वैसे वैसे मैं आपको इंशाल्लाह बताता रहूँगा। और सेकंड साइंटिस्ट 1926 के अंदर जो अर्विन श्रोडिंगर, इसने हमें वेव मैकेनिक्स दी। यानी कि इसने उस वेव को डिस्कस किया जो किसी भी पार्टिकल के साथ एसोसिएट है। ये मैक्स प्लांक, अल्बर्ट आइंस्टाइन, उसके बाद नील्स बोर, कॉम्पटन इफेक्ट, ये फिज़िक्स को हमने कह दिया ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और जो नेक्स्ट आई, यानी कि जो हाइजेनबर्ग की या एर्विन श्रोडिंगर की, उसके बाद डिराक, मैक्स बॉर्न, पॉली, इनको हमने नाम दे दिया कि ये हमारे पास मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स है। ये फिनोमेना तो सोल्यूशन तो हमारे पास मिल गया, लेकिन उसके बाद मज़ीद क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कुछ वर्क हुआ, कुछ उसको एक्सप्लेनेशन की गई क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो श्रोडिंगर इक्वेशन हमें वेव दिया, वेव पार्टिकल जो सी किसी भी पार्टिकल की जो वेव है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसने हमें वेव मैकेनिक्स दी। यानी कि इस मैकेनिक्स में, इस फार्मूलेशन से हम किसी भी पार्टिकल के साथ जो वेव एसोसिएट है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद और भी कंट्रीब्यूशन है, डिराक की कंट्रीब्यूशन है, मैक्स बॉर्न की कंट्रीब्यूशन है, पॉली की कंट्रीब्यूशन है। तो डिराक ने हमें कंट्रीब्यूशन दी थी, इसने हमें जो डिराक ने कंट्रीब्यूशन दी थी वो ये थी कि डिराक ने क्वांटम मैकेनिक्स को और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, दोनों को कंबाइन करके हमें एक
इक्वेशन बना दी और उस इक्वेशन को उसने नाम दिया इक्वेशन टू फाइंड द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसने जो पार्टिकल्स का जो एंटी पार्टिकल था वो भी इसने डिवाइस किया, उसको अखज़ किया, उसको ढूंढा, निकाला, तलाश किया। जैसे एंटी पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, प्रोटॉन का एंटी पार्टिकल, पॉजिट्रॉन जो हैं, तो इसने डिवाइस किए। उसके बाद मैक्स बोर ने जो काम किया वो काम किया था प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उसने वेव फंक्शन लिया, उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी लगाई और उसने बताया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसकी लोकेशन क्या हो सकती है, वो किधर है, उसकी लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैक्स बोर ने प्रोबेबिलिटी का हमें कंसेप्ट दिया। उसके बाद हमारे पास लास्ट में पॉली आ जाता है। पॉली ने हमें पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया था, जिसके मुताबिक उसने ये कहा था कि किसी भी क्वांटम स्टेट के अंदर, एनर्जी स्टेट के अंदर, जो पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन है, उनकी सेम स्पिन अगर होगी तो वो एक ही ऑर्बिट में नहीं होंगे। अपोजिट स्पिन के साथ वो एक ऑर्बिट में हो सकते हैं, लेकिन सेम स्पिन के साथ सेम ऑर्बिट के अंदर मौजूद नहीं हो सकते। तो ये थ्रू आउट हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स का जो वजह बनी कि किस तरह क्वांटम मैकेनिक्स वजूद में आई। तो इस तरह से ये साइंटिस्ट है जिन्होंने कंट्रीब्यूशन की थी अपनी क्वांटम मैकेनिक्स को डिवाइस करने के अंदर, प्रपोज करने के अंदर, और इस तरह से हमने क्लासिकल मैकेनिक्स को छोड़ दिया। अब जो मेरे इस लेक्चर का जो लुब्बे लबाब था, जो खुलासा है, वो ये था कि क्लासिकल मैकेनिक्स डील करती है मैक्रोस्कोपिक लेवल की चीज़ों को, और जो क्वांटम फिज़िक्स है वो डील करती है माइक्रो लेवल की चीज़ों को, सब अटामिक लेवल की चीज़ों को, जिनको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब जैसे हम सैटेलाइट्स हो गए, हमारे सैटेलाइट्स के अलावा गाड़ियाँ, ट्रैफिक जो हमारी यूज़ होती हैं, इनके ऊपर अगर हम क्लासिकल फिज़िक्स लगाएंगे तो हमें एक्यूरेट रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन अगर वही रिज़ल्ट हम अप्लाई करते हैं, यानी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल के जो रिज़ल्ट्स हैं, अगर हम माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, चीज़ों के ऊपर, सब एटॉमिक पार्टिकल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, तो रिज़ल्ट हमें वो एक्यूरेसी, वो रिज़ल्ट हमें नहीं मिले जो हमें रिक्वायर थे। तो इन रिज़ल्ट्स को सॉल्व करने के लिए फिर हमने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ना शुरू किया, और यहाँ से मैक्स प्लांक्स ने इसको शुरू किया, और अब तक ये इसके अंदर मज़ीद फर्दर जो रिसर्चेज़ हो रही हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर किसी भी किस्म की आपको लेक्चर में कोई परेशानी हो या ना समझ आई हो तो आप कमेंट में मुझे अपना राय दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।